विजय माल्या को लेकर 3 सवाल मन में उठते हैं। पहला कि विजय माल्या को किसने लोन दिया, यानी कर्ज किसने दिया, क्या वह लोन सही तरीके से दिया गया था या मिली भगत से वह लोन दिया गया। और तीसरा बड़ा सवाल उठता है कि क्या विजय माल्या अचानक से भागा या उसे भगाने में किसी ने मदद की। इन तीनों सवालों के जवाब जाने बिना विजय माल्या की स्टोरी समझना थोड़ी मुश्किल होगा। इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों सवालों के जवाब थोड़ी गहराई में जाकर खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र आग्रह है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार। सितंबर 2009 में विजय माल्या की आईडीबीआई बैंक के चेयरमैन योगेश अग्रवाल से मीटिंग होती है। इस वक्त अंदर खाने सबको पता लग चुका था कि विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस डूबने वाली है। साल दर साल किंगफिशर एयरलाइंस को हजारों करोड़ रुपए का घाटा होता जा रहा था, लेकिन विजय माल्या के बैंकों में इतने कॉन्टेक्ट थे कि अभी भी बिना लोन चुकाए, बिना ईएमआई भरे एक डूबती कंपनी के लिए भी विजय माल्या लोन लेने के लिए लॉबी करने में सफल रहे। जिस वक्त विजय माल्या योगेश अग्रवाल से मीटिंग कर रहे थे, उस वक्त किंगफिशर नेगेटिव नेटवर्थ से गुजर रही थी और बैंक के लोन देने वाले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती थी। आईडीबीआई बैंक के चेयरमैन योगेश अग्रवाल के लिए यह बात इग्नोर करना थोड़ी मुश्किल थी कि अभी मार्च 2009 में ही किंगफिशर ने 1600 करोड़ रुपए का लॉस दिखाया है, लेकिन विजय माल्या एक तो राज्यसभा के सांसद थे, ऊपर से वीआईपी भी थे, बड़े नेताओं से कांटेक्ट थे, इसलिए विजय माल्या को ऐसे ही लोन से इनकार भी नहीं किया जा सकता था। विजय माल्या की मीटिंग के कुछ दिन बाद ही किंगफिशर एयरलाइंस के सीएफओ ए रघुनाथन ने आईडीबीआई बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीके बत्रा के सामने 950 करोड़ के कारपोरेट लोन का प्रपोजल रखा। यह 1 अक्टूबर 2009 की बात है। इसके 6 दिन के बाद ही ए रघुनाथन ने 6 महीने के पीरियड के लिए 150 करोड़ के लोन देने वाली बात कही। मतलब जब तक आईडीबीआई बैंक विजय माल्या को 950 करोड़ के लोन पर फाइनल कॉल ले, उससे पहले कम से कम 150 करोड़ रुपए कर्ज दे दे। इस प्रपोजल को अगले दिन यानी कि 7 अक्टूबर के दिन ही क्लियर कर दिया जाता है। कागजातों पर इस पैसे को किंगफिशर के विदेशी वेंडर्स के पैसे चुकाने के लिए लिया जाता है। जिस कमेटी ने यह लोन अप्रूव किया, उसमें आईडीबीआई बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीके बत्रा के अलावा अन्य अधिकारी जैसे ओबी बिंदेलु, आर बंसल और एसकेवी श्रीनिवासन भी थे। लगभग इसी वक्त किंगफिशर के सीएफओ ए रघुनाथन ने आईडीबीआई बैंक से 200 करोड़ रुपए का फंड और मांगा। कमाल की बात यह है कि यह अमाउंट को भी 4 नवंबर के दिन ही किंगफिशर को दे दिया जाता है। वो जो 900 करोड़ के लोन का प्रपोजल था, उसे 19 नवंबर 2009 के दिन आईडीबीआई बैंक की क्रेडिट कमेटी के पास लाया जाता है। आईडीबीआई बैंक ने किंगफिशर की बैंकरप्ट हालत को देखकर भी लोन क्लियर कर दिया और इस तरह 27 नवंबर के दिन आईडीबीआई बैंक के द्वारा विजय माल्या को 950 करोड़ रुपए का लोन दे दिया जाता है। हालांकि ऊपर से दिखाने के लिए आईडीबीआई बैंक ने सिक्योरिटी के रूप में कुछ चीजों को जमा करवा लिया, जैसे किंगफिशर ब्रांड को सिक्योरिटी के रूप में रखा गया। आईडीबीआई बैंक की क्रेडिट कमेटी ने लोन देते वक्त इंटरनल नोट में लिखा कि किंगफिशर ब्रांड काफी वैल्यूएबल है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक ने यूबी होल्डिंग्स कंपनी की कारपोरेट गारंटी भी एक्सेप्ट कर ली, जिसकी किंगफिशर कंपनी एक सहायक कंपनी थी। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक ने विजय माल्या की पर्सनल गारंटी भी सिक्योरिटी के रूप में एक्सेप्ट की। इस तरह आईडीबीआई बैंक ने डूबती किंगफिशर कंपनी को 950 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह रही कि आईडीबीआई बैंक से लोन लेने के बाद किंगफिशर एयरलाइंस ने बहुत जल्द ही यह पैसा अपने दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लिया। किंगफिशर ने अपने एक्सिस बैंक के अकाउंट्स में करीब 170 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, आईसीआईसीआई बैंक के खाते में करीब 40 करोड़ रुपए जमा किए और बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट्स में 54 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके तुरंत बाद यह पैसा किंगफिशर के अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिस काम को दिखाकर पैसा लिया गया था, उसकी जगह दूसरे कामों में इस पैसे का इस्तेमाल किया गया, जो कि कर्ज की शर्तों के काफी खिलाफ था। विजय माल्या और आईडीबीआई बैंक की मिलीभगत तब सामने आई जब अन्य बैंकों ने विजय माल्या को डिफाल्टर घोषित करना शुरू कर दिया, क्योंकि आईडीबीआई बैंक वो लास्ट बैंक था जिसने विजय माल्या को कर्ज दिया था। इससे पहले सभी बैंकों ने विजय माल्या को कर्ज देना बंद कर दिया था। हालांकि आईडीबीआई बैंक से पहले सरकारी बैंकों ने बड़े बड़े कर्ज विजय माल्या को दिए थे, लेकिन उस वक्त एयरलाइंस की हालत उतनी खराब नहीं थी। लेकिन आईडीबीआई बैंक ने तो एकदम डूबती हुई कंपनी को 950 करोड़ रुपए का लोन दे दिया, जो कि टैक्स पेयर्स का पैसा था। इसलिए जब साल 2016 में विजय माल्या देश छोड़कर ब्रिटेन यानी कि लंदन भाग गए, तो आईडीबीआई बैंक के लोन की स्पेशल जांच हुई। 2009 और 2010 तक विजय माल्या पर बैंकों का कर्ज 7000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था।
था। इस कारण नवंबर 2010 में एसबीआई बैंक की लीडरशिप में बैंकों के एक समूह ने किंगफिशर के कर्ज को रिस्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया। एसबीआई ने 1355 करोड़ रुपए के कर्ज को कंपनी की इक्विटी में बदल दिया। अगर हम इसे संक्षिप्त में समझें तो मान लीजिए कि एक घर में 5 कमरे हैं, 5 कमरों की कीमत 1 लाख रुपए है, यानी एक कमरे की कीमत 20,000 है। अगर किसी व्यक्ति का उस मकान मालिक पर 20,000 रुपए का कर्ज है तो वह इस 20,000 के बदले एक कमरे का हिस्सा अपने लिए ले ले, लेकिन यह सौदा तभी सही माना जा सकता है जब उस मकान की कीमत वाकई में 1 लाख रुपए हो और एक कमरे की कीमत 20,000 पड़ती हो। यह नहीं कि मकान की कीमत मात्र 50,000 रुपए हो और बताइए 1 लाख रुपए जा रही हो, तब कर्ज देने वाले के लिए यह घाटे का सौदा होगा। लेकिन किंगफिशर के मामले में एसबीआई ने यही घाटे का सौदा किया। ऐसे ही आईसीआईसीआई बैंक ने भी किया। जिस वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किंगफिशर एयरलाइंस के एक शेयर की कीमत 39.50 रुपए थी, उसे एसबीआई बैंक ने 64.68 रुपए में लिया। इसके साथ ही विजय माल्या के लिए लोन रिपेमेंट पीरियड को 9 साल तक और आगे बढ़ा दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विजय माल्या ने किस तरह बैंक अधिकारियों के साथ लॉबी की और अपने सस्ते शेयरों को बैंकों को 2 गुने रेट में बेच दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि बैंकों ने नए लोन लेते वक्त ब्याज दर भी घटा दिया। कांग्रेस नेता और केंद्र की मनमोहन सरकार में वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीना ने साल 2011 में पार्लियामेंट यानी कि संसद में बताया कि किंगफिशर को 538 करोड़ रुपए का एडिशनल लोन दिया गया था, जिसके बदले मुंबई के किंगफिशर हाउस, गोवा के किंगफिशर वेला और कुछ हेलीकॉप्टर्स को गिरवी रखा गया था। इसके अलावा किंगफिशर के ऑफिस कंप्यूटर से लेकर फर्नीचर और एयरक्राफ्ट को भी सिक्योरिटी के रूप में जमा कर लिया गया था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सितंबर 2010 से पहले हवाई सेक्टर्स की कंपनियों को दिए गए कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आरबीआई ने सितंबर 2010 में बैंकों को हवाई क्षेत्र में भी कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चर करने को अलाउ कर दिया गया था। किंगफिशर द राइज एंड फॉल ऑफ विजय माल्या किताब में पत्रकार किंग सुख नाग लिखते हैं कि इस काम के लिए विजय माल्या ने बड़े लेवल पर लॉबी की थी। हालांकि आरबीआई के फैसले को ऐसे भी देखा जा सकता है कि बैंक डूबती कंपनी को बचाने के लिए दोबारा मदद करना चाहती थी, या एविएशन क्षेत्र को भी बैंकों की मदद की जरूरत थी जैसे कि बाकी अन्य क्षेत्रों में होती है। इसलिए आरबीआई ने यह फैसला लिया। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आरबीआई का यह फैसला सिर्फ हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान ही करवा कर गया। किंगफिशर कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं हुआ। उल्टा 2011 और 12 आते आते प्रमुख बैंकों ने किंगफिशर को एनपीए घोषित कर दिया। इधर फरवरी 2012 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस को बंद कर दिया। जिन बैंकों ने विजय माल्या को कर्ज दिया था वो भी अब पैनिक होने लगती हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि किसी भी बैंक ने विजय माल्या के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई। विजय माल्या के खिलाफ पहला केस किसी बैंक ने नहीं बल्कि सीबीआई ने दर्ज किया, वह भी साल 2015 के अक्टूबर महीने में। सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक लोन मामले में विजय माल्या और ए रघुनाथन के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज कराई। आगे की इनिशियल जांच में सीबीआई को पता चला कि किंगफिशर कंपनी ने आईडीबीआई बैंक से लिए गए कर्ज में $200 मिलियन टैक्स हेवन कंट्रीज में ट्रांसफर कर दिए। यहीं से एंट्री होती है ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। ईडी ने भी सीबीआई के एफआईआर के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। इसी के साथ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी एसएफआईओ ने भी कंपनी लॉ के वायलेशन की जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि 17 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बैंकों से कर्ज लिया था। उन्होंने वह पैसा खुद खर्च न करके किंगफिशर कंपनी को दे दिया। अब सवाल उठने लगे कि किंगफिशर ब्रांड को सिक्योरिटी बनाकर किंगफिशर को कर्ज दिया गया था, क्या वाकई में उतने वह कीमत का था? क्या उसकी वैल्यूएशन वाकई में सही लगाई गई थी या उसकी कीमत यानी कि उसकी वैल्यूएशन बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई थी ताकि विजय माल्या को ज्यादा से ज्यादा कर्ज मिल सके? एसएफआईओ ने किंगफिशर का वैल्यूएशन करने वाली कंपनी यानी कि मल्टीनेशनल टैक्स एंड एडवाइजरी कंसल्टेंट ग्रांड थाटर एलएलपी से पूछा कि आखिर उसने किस प्रकार किंगफिशर एयरलाइंस की ब्रांड वैल्यू 4100 करोड़ रुपए दिखाई है। एसएफआईओ ने पूछा कि कर्ज जब किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया जा रहा था तो किंगफिशर एयरलाइंस की ब्रांड वैल्यू किंगफिशर बियर के आधार पर क्यों दिखाई गई, जबकि किंगफिशर बियर एक हाईली सक्सेसफुल ब्रांड
ब्रांड था। वहीं किंगफिशर एयरलाइंस हजारों करोड़ रुपए के घाटों और हजारों करोड़ों के रुपए के कर्ज पर चल रही एक कंपनी थी। जब सीबीआई ने ईडी को अलर्ट कर दिया तो विजय माल्या भी अलर्ट हो गए। केस में ईडी यानी कि इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट की एंट्री होते ही विजय माल्या फरवरी 2016 में भारत छोड़कर लंदन भाग जाते हैं। विजय माल्या के लंदन जाने के बाद ईडी ने स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में जाकर विजय माल्या पर आरोप लगाया कि विजय माल्या ने आईडीबीआई बैंक से लिए हुए कर्ज में से 430 करोड़ रुपए विदेश में संपत्तियां खरीदने में उपयोग किए हैं। ईडी ने विजय माल्या पर आरोप लगाया कि विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस और यूबी होल्डिंग्स कंपनी के साथ मिलकर सरकारी बैंकों से कर्ज लेने की साजिश रची। वहीं विजय माल्या ने तर्क दिया कि भारत सरकार लोन रिकवरी के लिए एक मामले को क्रिमिनल एलिगेशंस लगाकर कनेक्ट कर रही है। इधर ईडी ने जून 2016 में विजय माल्या को लंदन से भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ फरवरी 2016 में यूनाइटेड स्पिरिट्स के चेयरमैन पद से विजय माल्या ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस कंपनी से पूरी तरह से हटने के लिए विजय माल्या ने यूनाइटेड स्पिरिट्स की नई मालिक से एक अच्छी खासी डील की, जिसके बदले विजय माल्या को $75 मिलियन यानी कि 515 करोड़ रुपए मिलने थे, जिसमें से $40 मिलियन यानी आधे से ज्यादा पैसा तुरंत मिलना था और बाकी बाद में। इस डील के बारे में जानकारी मिलती ही बैंक डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी डीआरटी के पास पहुंच जाती है ताकि यह पैसा विजय माल्या को न मिले। लेकिन डीआरटी के ऑर्डर से पहले ही विजय माल्या को $40 मिलियन रुपए मिल चुके थे और यह ट्रांजैक्शन भारत के बाहर किया गया था। इसके बदले बैंक्स सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं और बैंक्स ऐसा कहती हैं कि उन्हें विजय माल्या से अपना पैसा निकालना है। बैंकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि विजय माल्या अपनी और अपने घर वालों के नाम जो संपत्ति है उसका खुलासा करे कि उनके नाम कौन कौन सी संपत्तियां हैं और कहां कहां पर संपत्तियां उनकी मौजूद हैं। लेकिन विजय माल्या के वकील ने तर्क दिया कि विजय माल्या लोन के केवल उतने पार्ट के लिए ही जिम्मेदार हैं जितने की उन्होंने पर्सनल गारंटी दी थी। दूसरा, विदेश में मौजूद उनकी संपत्ति बताने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसे बताकर या दिखाकर विजय माल्या ने लोन नहीं लिया था। इसलिए 27 अप्रैल 2016 के दिन विजय माल्या की तरफ से एक सील्ड कवर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी संपत्ति का खुलासा किया गया। लेकिन इस बार भी विजय माल्या ने काफी आधी अधूरी जानकारी दी। विजय माल्या की इस हरकत के चलते सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया। अप्रैल 2016 में विजय माल्या बैंकों को 4000 करोड़ रुपए चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो कि उन्होंने उधार लिए थे। लेकिन बैंकों ने विजय माल्या के इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया कि एक तो विजय माल्या विदेश में थे और दूसरा यह अमाउंट बहुत छोटा था। 4 जुलाई 2016 के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में एसबीआई बैंक की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य के बयान को छापा गया, जिसमें वे कहते हैं कि बैंक विजय माल्या के साथ सेटलमेंट करने के लिए तैयार थी अगर वह बैंकों के प्रिंसिपल अमाउंट्स और उस पर कुछ ब्याज और बैंकों द्वारा खर्च की गई लीगल फीस को चुकाने के लिए तैयार हो। बैंकों के अनुसार विजय माल्या और किंगफिशर ने 17 बैंकों से 6,963 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। 21 जुलाई 2016 के दिन तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बताया कि ब्याज लगाकर कुल किंगफिशर पर बैंकों का 9,091 करोड़ बनता है। मोटे तौर पर देखें तो कुल मिलाकर विजय माल्या मान रहे थे कि बैंकों का मात्र 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं बैंकें ये कह रही थी कि विजय माल्या पर करीब 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और 2,000 करोड़ करीब बैंकों की ब्याज बनती है और अन्य खर्चे बनते हैं। स्वाभाविक है कि दोनों में कोई सहमति नहीं बन सकी। वहीं 25 जुलाई 2016 के दिन विजय माल्या की तरफ से उनके वकील ने नया तर्क दिया कि विजय माल्या के ऊपर निजी तौर पर बैंकों का एक भी रुपए कर्ज नहीं है। जो भी कर्ज है वह किंगफिशर एयरलाइंस कंपनी पर है और बैंकों ने डेब्ट रिस्ट्रक्चर एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़कर किंगफिशर के बिजनेस को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि यह तो विजय माल्या ही बता सकते हैं कि जो कंपनी अपने जन्म 2005 से लेकर 2012 तक कोई मुनाफा न कमा सकी उसे बैंकों ने कैसे नुकसान पहुंचाया है। इसके इतर विजय माल्या का एक और फ्रॉड सामने आया। यह फ्रॉड सर्विस टैक्स से जुड़ा हुआ था। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के भी विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट पहुंच जाता है, जहां डिपार्टमेंट ने बताया कि किंगफिशर एयरलाइंस ने ग्राहकों से सर्विस टैक्स वसूल किया, लेकिन यह पैसा डिपार्टमेंट में जमा ही नहीं करवाया, जो करीब 535 करोड़ बनता है। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी कहा कि डिपार्टमेंट के 679
करोड़ किंगफिशर एयरलाइंस ने नहीं चुकाए हैं। इसके कुछ दिन बाद ही सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक के उन अधिकारियों को अरेस्ट कर लिया जिन्होंने डूबती हुई किंगफिशर एयरलाइंस को जनता के पैसे पर चलने वाली बैंक से 950 करोड़ रुपए जितना बड़ा अमाउंट कर्ज के रूप में दे दिया। यह अधिकारी थे योगेश अग्रवाल, बीके बत्रा, ओबी बिंदेलू, एसके वी श्रीनिवासन और आरएस श्रीधर। इसके अलावा किंगफिशर एयरलाइंस के रघुनाथन और 3 अन्य अधिकारियों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि विजय माल्या अभी भी विदेश में थे और अभी तक उन्हें भारत वापस नहीं लाया जा सका। विजय माल्या के ऊपर भारत सरकार और विपक्ष के बीच मुद्दा छिड़ जाता है। पार्लियामेंट यानी कि संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विजय माल्या के खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट नहीं था। ये एक तरह से अरुण जेटली ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी कि उन्हें अरेस्ट करने के लिए सरकार के पास कोई कारण नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर विजय माल्या को देश से भगाने में मदद की। इस पर भाजपा की तरफ से बयान दिया गया कि विजय माल्या हमारे लिए कोई संत नहीं है, ना ही वो एनडीए सरकार है। यानी भाजपा सरकार द्वारा विजय माल्या को एक भी पैसा कर्ज नहीं दिया गया। जो भी कर्ज दिया गया था वह कांग्रेस के सरकार में दिया गया था। अब यहाँ पर दो बातें सामने निकल कर आती हैं, एक तो कर्ज देना और एक गलत तरीके से कर्ज देना। कर्ज देना कोई गलत बात नहीं है, ना ही कोई अपराध है, लेकिन आईडीबीआई बैंक के मामले में यह देखा गया कि बैंकों की मिली भगत से विजय माल्या को कर्ज दिया गया। हालांकि 10 साल से सरकार में रहने के बाद भी भाजपा सरकार की तरफ से न ऐसा कोई दावा किया गया, ना कोई ऐसा सबूत दिया गया जिससे यह साबित हो सके कि विजय माल्या को जो लोन दिया गया था वह कांग्रेस सरकार के वक्त कांग्रेस के किसी शीर्ष नेता की सिफारिश पर दिया गया था। अगर विजय माल्या के मामले में मोटे तौर पर देखें तो कांग्रेस के वक्त बैंक के बड़े अधिकारी जो थे वे जिम्मेदार हैं, और ऐसे बैंक अधिकारियों को इतने महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करना और आगे उन्हें प्रमोशन देने के लिए जरूर ही कांग्रेस सरकार आंशिक तौर पर जिम्मेदार रही है। लेकिन क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को विजय माल्या के मामले में क्लीन चिट दे देनी चाहिए? इसका जवाब आप खुद तय कर सकते हैं। सबसे पहले भारत सरकार की तरफ से तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैंकों ने विजय माल्या के खिलाफ समय से प्रोसेस शुरू ही नहीं किया, इस कारण विजय माल्या भारत से निकल गए। लेकिन अरुण जेटली के बचाव पर खुद विजय माल्या ने पानी फेर दिया। दिसंबर 2018 में विजय माल्या ने कहा कि मैं संसद में उनसे यानी अरुण जेटली से मिला और उन्हें कहा कि मैं लंदन जा रहा हूं। विजय माल्या के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में सवाल खड़े कर दिए कि अगर सरकार के वित्त मंत्री जैसे बड़े पद के नेता को पता था कि विजय माल्या भारत छोड़कर लंदन जाने वाला है तो सरकार ने उसे भारत में ही रखने के लिए क्या किया? दूसरा एक बड़ा सवाल उठता है कि जब विजय माल्या के खिलाफ सीबीआई ने पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था तो फिर विजय माल्या लुकआउट नोटिस के बाद भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को चकमा देकर कैसे भाग गया? दरअसल विजय माल्या केस की जांच कर रही सीबीआई ने 16 अक्टूबर 2015 के दिन विजय माल्या के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया था। इस सर्कुलर का मतलब यह था कि विजय माल्या किसी भी एयरपोर्ट पर विदेश यात्रा के लिए पहुंचे तो उन्हें एयरपोर्ट पर ही डिटेन कर लिया जाए। फिर ऐसे कैसे हुआ कि फरवरी 2016 में भारत छोड़कर लंदन भाग जाते हैं विजय माल्या? इसका जवाब है कि सीबीआई का ही एक दूसरा सर्कुलर, जिसमें सीबीआई द्वारा पहले सर्कुलर के बाद 24 नवंबर 2015 के दिन जारी किया गया था। इस नए सर्कुलर में सीबीआई ने निर्देश जारी किया कि अगर विजय माल्या किसी भी एयरपोर्ट पर विदेश यात्रा के लिए निकले तो सीबीआई को इन्फॉर्म कर दे और इसके बाद विजय माल्या को विदेश यात्रा पर जाने दे, यानी उन्हें डिटेन ना किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि सीबीआई को अपने ही पहले सर्कुलर को रिवाइज क्यों करना पड़ा? क्या सीबीआई ने किसी के दबाव में विजय माल्या को यह छूट दी कि विजय माल्या विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, जबकि भारत में बैंक उनके पीछे घूम रही थी? सीबीआई ने तर्क दिया कि विजय माल्या एक उद्योगपति हैं, इसलिए उन्हें बिजनेस के काम से लगातार विदेश आते जाते रहना पड़ता है, इसलिए उन्होंने पहले सर्कुलर की गलती को सही किया। पहले सर्कुलर में गलती से डिटेन करने वाली बात को ऐड की गई थी। हालांकि यह अभी भी मिस्ट्री है कि आखिर सीबीआई ने विजय माल्या पर इतनी मेहरबानी क्यों की, खुद की या फिर किसी और के कहने पर वो विजय माल्या पर मेहरबानी की। हालांकि विजय माल्या के मामले में यही कहा जा सकता है कि विजय माल्या भारत के उस सिस्टम का प्रतीक है जहां अमीरों को एक खास तरह की सुविधाएं मिलती हैं। सिस्टम उनकी जूती की नोक पर रहता है और सिस्टम के लोग उनके आगे नौकरों की तरह पानी भरते हैं। विजय माल्या किसी अन्य सरकार में भी होता तब भी वह उसी तरह की सुविधाएं एंजॉय कर रहा होता। जहां कांग्रेस के वक्त विजय माल्या को बैंकों द्वारा सेवाएं दी जा रही थी तो वही रियायतें भाजपा के वक्त भी जारी रही। भाजपा के वक्त वे बड़े ही आराम
आराम से उस सिस्टम को चकमा दे गए जो उनकी भी जी हुजूरी में हाजिर था। विजय माल्या अकेला अपराधी नहीं था। अगर जड़ से जड़ में जाया जाए तो अभी भी हजारों विजय माल्या और मिलेंगे। बहरहाल इस विजय माल्या की कहानी यहीं तक। मिलते हैं किसी नई विजय माल्या या फिर किसी नई रिसर्चेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।